नमस्कार दोस्तों, साइंस विद सचिन सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं स्पेशल इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम के लिए जनरल साइंस के टॉप 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, मेरे पढ़ाए हुए 400 से अधिक विद्यार्थी इंडियन आर्मी के अंदर सिलेक्ट हो चुके हैं और मेरे पढ़ाए हुए नोट्स और प्रश्नों से इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम में 90% से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो दोस्त इस बार इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। दोस्तों, तैयारी करते रहो। अगर आप ईमानदारी से तैयारी करोगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सिलेक्ट होने से नहीं रोक सकती। तो दोस्तों, ये सभी प्रश्न आपकी आने वाली इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और दोस्तों, इन प्रश्नों के बाद कुछ भी नहीं आएगा। आप इन सभी प्रश्नों को अपनी कॉपी के अंदर लिखें और बार बार रिवीजन लगाएं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रश्न काफी धमाकेदार वाले प्रश्न है दोस्तों। देखिए, फर्स्ट प्रश्न है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन देखते हैं, एसिटिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल और फॉर्मिक अम्ल। तो दोस्तों, आपको याद रखना है। देखिए, अंगूर और इमली के अंदर, अंगूर और इमली में दोस्तों कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। लो जी, तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट, अब देखिए एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट पर्सन के बारे में बात करते हैं। देखिए, आपने सुना होगा सिरका, ठीक है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। और सिरका का रासायनिक सूत्र भी आपको याद है रखना है। देखिए, CH3COOH। लो जी, सारे इंपोर्टेंट पर्सन जो आपकी इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम में आ सकते हैं मैं पूरे साथ लेके चलने वाला हूं, ठीक है। नेक्स्ट, आपको याद रखना है दोस्तों, जितने भी खट्टे फल होते हैं, ठीक है, खट्टे फल होते हैं उनको बोला जाता है, देखो आपको ये भी याद रखना है, सिट्रस फ्रूट। क्या बोला जाता है दोस्तों? सिट्रस फ्रूट। नींबू, नारंगी, ठीक है। सिट्रस फ्रूट या खट्टे फलों के अंदर कौन सा अम्ल? सिट्रिक या साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। दूसरी इंपोर्टेंट बात क्या? देखिए, चींटी, ठीक है, चींटी और मधुमक्खी, और देखिए चींटी, मधुमक्खी और बिच्छू के डंक में, बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपको याद रखना है फॉर्मिक अम्ल, ठीक है दोस्तों। काफी एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट पर्सन मैंने आपको दे दिए हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन के बारे में चलते हैं। देखिए, पर्सन संख्या सेकंड, पर्सन संख्या सेकंड है, एक मानव का हृदय सामान्य रूप से प्रति मिनट धड़कता है। ऑप्शन देखते हैं, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 85 से 95। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय एक मिनट में कितनी बार धड़कता है? 70 से 72 बार धड़कता है, ठीक है। ये काफी इंपोर्टेंट बात है। प्रति मिनट एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय एक मिनट में कितनी बार धड़कता है? 70 से 72, ठीक है। काफी इंपोर्टेंट बात है। तो कौन सा आंसर सही होगा? फर्स्ट वाला हो जाएगा ना। 70 के आसपास कौन सा है? 60 से 70, यही होगा, ठीक है। अब देखिए, एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट पर्सन के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, आपको याद रखना है हृदय। सबसे पहले तो यह बता देता हूं कि मनुष्य को जो हृदय होता है उसको इंग्लिश में बोला जाता है हार्ट, ठीक है। और आपको यह भी याद रखना है कि मनुष्य के अंदर हृदय की संख्या कितनी होती है? एक ही होती है। कहीं को यह भी नहीं पता होता है कि हृदय या हार्ट कितना है, एक होता है भाई, याद रख लेना, ठीक है। दूसरी इंपोर्टेंट बात, हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों, आपको याद रखना है हृदय का अध्ययन कहलाता है कार्डियोलॉजी। अरे, हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी, ठीक है। ये काफी इंपोर्टेंट बात है। और हृदय किससे मिलकर बना होता है? तो दोस्तों, आपको याद रखना है किससे? मांसपेशियों से। मतलब हृदय कैसी संरचना है? एक मांसपेशीय संरचना है, ठीक है। काफी इंपोर्टेंट बात है। और हृदय धड़कन को सुनने के लिए डॉक्टर एक उपकरण काम में लेता है, उसका नाम क्या है? स्टेथोस्कोप। अरे, क्या नाम है? स्टेथोस्कोप। काफी इंपोर्टेंट बात है। अरे, वो गले में, कान में दो डाल के फिर आपके चेस्ट पर लगाता है ना, उस उपकरण का नाम है स्टेथोस्कोप, ठीक है। तो हृदय धड़कन को सुनने के लिए डॉक्टर कौन सा उपकरण काम में लेता है? स्टेथोस्कोप, ठीक है। ये काफी इंपोर्टेंट बात है। लो जी, काफी एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट पर्सन मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या थर्ड, पर्सन संख्या थर्ड है दोस्तों, सारे इंपोर्टेंट पर्सन है भाई। देखिए, पर्सन संख्या थर्ड है, मानव में मेरु तंत्रिकाओं की संख्या होती है। ऑप्शन देखते हैं, 27 जोड़ी, 37 जोड़ी, 31 जोड़ी और 47 जोड़ी। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि मानव में मेरु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? 31 जोड़ी। काफी इंपोर्टेंट बात है। तो थर्ड का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। धमाकेदार वाला पर्सन है। अब आपको यह भी याद रखना है, एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट पर्सन, कि तंत्रिका, तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आपको याद रखना है न्यूरोलॉजी। अरे, क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी। सारे एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट पर्सन आपको याद रखने हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं।
पर्सन संख्या 4, देखिए पर्सन संख्या 4 है दोस्तों, धमाकेदार वाले पर्सन है। पर्सन संख्या 4 है, दमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ऑप्शन देखते हैं, सिर, श्वास नली, हाथ और पैर। तो दोस्तों आपको याद रखना है, जो दमा रोग है उसके अंदर श्वास नली में सूजन आ जाती है। तो दमा रोग किसको प्रभावित करता है? श्वास नली को। काफी इंपोर्टेंट बात है, ठीक है। तो 4 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। लो जी, धमाकेदार वाले पर्सन सारे, ठीक है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 5। पर्सन संख्या 5 है, सबसे बड़ा स्तनधारी जीव है। ऑप्शन देखते हैं, चमगादड़, ब्लू व्हेल, मनुष्य और चूहा। तो दोस्तों आपको याद रखना है, सबसे बड़ा स्तनधारी जीव कौन सा है? ब्लू व्हेल, ठीक है। ये भी याद रखना है, ये एक जलीय स्तनधारी प्राणी है, जलीय स्तनधारी, ठीक है। ये इंपोर्टेंट बात है, जलीय स्तनधारी प्राणी है। लो जी, और आपको ये भी याद रखना है दोस्तों, ब्लू व्हेल के, ब्लू व्हेल होता है ना दोस्तों, इसके अंदर हृदय में कितने कक्षक होते हैं? 4 कक्षक होते हैं, ठीक है। ब्लू व्हेल का जो हृदय होता है उसके अंदर कितने कक्षक पाए जाते हैं? 4। ये एक इंपोर्टेंट बात है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 6 है। पर्सन संख्या 6 है, देखिए निम्नलिखित में से गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? ऑप्शन देखते हैं, 1/2 mv², 1/2 mv² प्लस mgh और 1/2 mgh। तो दोस्तों आपको याद रखना है, गतिज ऊर्जा को बोला जाता है इंग्लिश में काइनेटिक एनर्जी। तो इसको दर्शाते हैं ke से। ke बराबर होता है 1/2 mv²। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv²। या m क्या होता है दोस्तों? या m होता है वस्तु का द्रव्यमान। क्या होता है? वस्तु का द्रव्यमान। और v क्या होता है? v होता है वस्तु की चाल, ठीक है। ये काफी इंपोर्टेंट बात है। तो आपको याद रखना है कि गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv²। दोस्तों आपको एक पर्सन और याद रखना है यहाँ एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट। तो देखिए पहले तो अपन ये देख लेते हैं इसका कौन सा आंसर सही है। तो बताओ कौन सा आंसर सही है? फर्स्ट वाला सही है ना, 1/2 mv²। तो 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट पर्सन दोस्तों आपको ये याद रखना है, जो स्थितिज ऊर्जा होती है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, पीई बराबर होता है m गुणा g गुणा h, mgh, ठीक है। तो जो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है वो होता है mgh, ठीक है। ये काफी इंपोर्टेंट बात है। लो जी, अब सर ये m क्या होता है यहाँ? तो दोस्तों यहाँ m होता है वस्तु का द्रव्यमान। क्या होता है? वस्तु का द्रव्यमान। g क्या होता है? तो दोस्तों आपको याद रखना है, g होता है यहाँ गुरुत्वीय त्वरण। क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण। लो जी, और h क्या होता है? या वस्तु की ऊंचाई होती है। क्या होती है? वस्तु की ऊंचाई। लो जी, सारे पर्सन आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 7। देखिए पर्सन संख्या 7 है, काफी धमाकेदार वाले पर्सन है भाई। पर्सन संख्या 7 है, चींटी के डंक में निम्नलिखित में से कौन सा अमल होता है? ऑप्शन देखते हैं, एसिटिक अमल, एस्कोर्बिक अमल, फोर्मिक अमल, ऑक्जेलिक अमल। तो चींटी के डंक में कौन सा अमल होता है? पहले ही बता चुका, बताइए कौन सा अमल? फोर्मिक अमल, ठीक है। चींटी देखिए काफी इंपोर्टेंट है, एक तो चींटी, एक मधुमक्खी, ठीक है, और एक दोस्तों आपको याद रखना है बिच्छू के डंक में कौन सा अमल पाया जाता है? रे फोर्मिक अमल पाया जाता है। एसिटिक अमल में पहले ही बता चुका किस में होता है? सिरका में होता है, ठीक है। और आपको ये भी याद रखना है, एस्कोर्बिक अमल किस में होता है? विटामिन सी के अंदर कौन सा अमल पाया जाता है? रे एस्कोर्बिक अमल, ठीक है। और आपको ये भी याद रखना है, ऑक्जेलिक अमल किस में पाया जाता है? टमाटर का नाम सुना आपने? टमाटर में कौन सा अमल? ऑक्जेलिक अमल पाया जाता है, ठीक है। सारे पर्सन आपको याद रखने हैं। तो 7 का करेक्ट आंसर क्या माना जाएगा? सी माना जाएगा। लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 8। देखिए पर्सन संख्या 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस नोबल गैस है? ऑप्शन देखते हैं, आर्गन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। तो दोस्तों आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, उससे याद रखना है, कभी भूलना नहीं है। नोबल गैस कौन कौन सी होती है आज ही आपको याद करके इसको जड़ से ही खत्म कर देना है। देखो सबसे पहले नोबल गैस को और क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है उत्कृष्ट गैस। क्या बोला जाता है? उत्कृष्ट गैस। या इसको बोला जाता है अक्रिय गैस। अब मैं क्या बताना चाह रहा हूं दोस्तों, आपको याद रखना है। क्या? या तो प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि बताओ निम्न में से कौन सी नोबल गैस है, या प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी उत्कृष्ट गैस है, या प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है निम्न में से अक्रिय गैस कौन सी है। कौन कौन सी होती है मैं बता देता हूं। देखिए आपको याद रखना है, क्या डायरेक्ट याद रखना है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडोन। लो जी, कौन कौन सी?
हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडोन। अब मैं सामने भी लिख देता हूं, देखिए हीलियम He, हीलियम का प्रतीक क्या होता है He, नियोन, नियोन का प्रतीक क्या होता है Ne, ठीक है। आर्गन, आर्गन का प्रतीक क्या होता है Ar, क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन का प्रतीक क्या होता है Kr, लो जी। Xc, इसको क्या बोलते हैं जीनोन, क्या बोलते हैं दोस्तों जीनोन। और Rn का मतलब क्या होता है रेडोन होता है, लो जी। क्या बताया, देखो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडोन, ये दोस्तों आवर्त सारणी के अंदर पाई जाने वाली नोबल गैस, उत्कृष्ट गैस या अक्रिय गैस होती है। याद रख लेना, कितनी हो गई टोटल 6। अब इसकी एक ट्रिक भी बता देता हूं आपको, लिखना है आपको, ठीक है, ये काफी इंपोर्टेंट बात है। हे नेताओं, हे नेताओं, हे नेताओं और, हे नेताओं और कर्मचारी, हे नेताओं और कर्मचारी जीते रहो। क्या रहो रे, हे नेताओं और कर्मचारी जीते रहो, ये ट्रिक है, ठीक है दोस्तों। ये ट्रिक मैंने बनाई है, आप भी बना सकते हो अपनी ट्रिक, ठीक है। मेरी ट्रिक है हे नेताओं और कर्मचारी जीते रहो, लो जी, याद करना है आपको, काफी इंपोर्टेंट बात है। और आपको ये भी याद रखनी है कि जो नोबल गैस, उत्कृष्ट गैस या अक्रिय गैस, ये आवर्त सारणी के किस वर्ग से संबंधित है, वर्ग संख्या 18 से। ये इंपोर्टेंट प्रश्न है। अब हमारे को यह प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस नोबल गैस है। आर्गन है, बिल्कुल है। ऑक्सीजन नहीं है, न कार्बन डाइऑक्साइड है, न नाइट्रोजन है, ठीक है। तो एट का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब देखो वायुमंडल के अंदर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी होती है, नाइट्रोजन, कितना 78%। कार्बन डाइऑक्साइड देखो काफी इंपोर्टेंट बात 0.03%, और ऑक्सीजन लगभग 21%। दोस्तों मेरा यही उद्देश्य है कि जो भी बच्चे मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं और इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, दोस्तों उनमें से किसी भी बच्चे का सिलेक्शन नहीं रुकना चाहिए। अच्छे से मेहनत करो, किसी के झांसे में मत आओ, और अगर आप प्रॉपर रूप से तैयारी करोगे तो दोस्तों 15 में से 15% डायरेक्ट वीडियो के पर्सन से आने वाले हैं, एक भी पर्सन आपका गलत नहीं होगा। तो जो दोस्त अभी मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं और अभी नए जुड़े हैं, पहले जुड़े हुए हैं, एक स्पेशल साइंस टेस्ट सीरीज भी चल रही है जिसके लगभग मैं 67 या 68 वीडियो कंप्लीट हल करा चुका हूं दोस्तों, ठीक है। और आज आपके लिए इंपोर्टेंट 50% लेके आया हूं। आप इन सभी प्रश्न को अपनी कॉपी के अंदर लिखो और बार बार रिवीजन लगाओ। और वीडियो एक बार में समझ में नहीं है तो इस वीडियो को तो आपको कम से कम 2-3 बार देखना चाहिए दोस्तों। बिल्कुल पूरी साइंस का रिवीजन लगा दूंगा मैं इसमें, ठीक है दोस्तों। 400 से अधिक विद्यार्थी सिलेक्ट हो चुके हैं और मेरे पढ़ाए हुए नोट्स और प्रश्नों में से बिल्कुल 15 में से 15% डायरेक्ट कॉपी से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप इनको लिखो और बार बार रिवीजन लगाओ। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 9। देखिए प्रश्न संख्या 9 है, किस गैस को आसाने वाली गैस कहा जाता है। ऑप्शन देखते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड और क्लोरीन। तो किस गैस को आसाने वाली गैस कहा जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड को। काफी इंपोर्टेंट बात। तो 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और नाइट्रस ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है N2O, ठीक है, याद रख लेना भाई। तो 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र होता है H2S, ठीक है। और आपको यह भी याद रखना है कि सड़े अंडे जैसी गंध, सड़े अंडे जैसी गंध, सड़े अंडे जैसी गंध किस गैस में आती है रे, काफी इंपोर्टेंट बात। सड़े अंडे जैसी गंध किस गैस में आती है, हाइड्रोजन सल्फाइड में, H2S में। सल्फर डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है SO2 और क्लोरीन का होता है प्रतीक Cl। लो जी, सारे प्रश्न आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 10। देखिए प्रश्न संख्या 10 है, घनत्व के आधार पर सबसे भारी तत्व कौन सा है। ऑप्शन देखते हैं, रेडियम, बेरियम, ओस्मियम और लोहा। तो घनत्व के आधार पर सबसे भारी तत्व कौन सा है दोस्तों, ओस्मियम। काफी इंपोर्टेंट बात है, जिसका प्रतीक क्या होता है, OS। याद रखना है भाई, काफी इंपोर्टेंट। तो 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 है, साधारण नमक का सूत्र क्या है। ऑप्शन देखते हैं, NaOH, NaCl, N2CO3, NH4Cl। तो साधारण नमक का सूत्र क्या होता है, NaCl, ठीक है। तो 11वीं का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और आपको यह भी याद रखना है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। अरे क्या होता है दोस्तों, सोडियम क्लोराइड। लो जी, काफी इंपोर्टेंट बात है। सारे एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं। दोस्तों जो भी बच्चे इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सबको रासायनिक यौगिक वाले सूत्र याद करने हैं। 1% जरूर पूछा जाता
जाता है, जैसे हंसाने वाली गैस N2O नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। खाने का सोडे का सूत्र क्या होता है, काफी इंपोर्टेंट, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, खाने का सोडा जिसका रासायनिक सूत्र NaHCO3। एक होता है दावन सोडा Na2CO3.10H2। लो जी, धमाकेदार वाले प्रश्न है सारे, ठीक है। तो आपको रासायनिक यौगिक वाले जो भी जितने भी 15-20 इंपोर्टेंट सूत्र है उनको याद करना है दोस्तों, वहां से 1% पक्का पूछा जाता है। लो जी, चलते हैं नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 12 पे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 12 है, देखिए काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। हाँ जी, देखिए प्रश्न संख्या 12 है, परमाणु की खोज किसने की। ऑप्शन देखते हैं, जॉन डोल्टन, निल्स बोर, जे थॉमसन, जेम्स एडविक। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि परमाणु की खोज, परमाणु को इंग्लिश में बोला जाता है एटम, परमाणु की खोज किसने की, जॉन डोल्टन ने। तो 12वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और दोस्तों आपको यह भी याद रखना है कि परमाणु कितने मूलभूत कणों से मिलकर बना है, 3 मूलभूत कणों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से दोस्तों आपको याद रखना है, एक इलेक्ट्रॉन, और दोस्तों आपको याद रखना है प्रोटॉन, और दोस्तों आपको याद रखना है क्या, देखिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो दोस्तों मैंने इंपोर्टेंट बातें आपको बताई है, क्या बताई है कि परमाणु 3 मूलभूत कणों से मिलकर बना होता है, किस किस से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को दर्शाते हैं E- से, प्रोटॉन को दर्शाते हैं P से, और न्यूट्रॉन को दर्शाते हैं N से। अब एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट प्रश्न मैं आपको देने वाला हूं, क्या देने वाला हूं, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। तो दोस्तों आपको याद रखना है इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। अरे किसने की, जे थॉमसन ने। लो जी, धमाकेदार वाले प्रश्न है, क्या याद करना है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने की, तो दोस्तों आपको याद रखना है रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन ने, रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन ने, ठीक है, ये काफी इंपोर्टेंट बात है। लो जी, अगर सर दोनों ही ऑप्शन में आ जाए तो दोस्तों आपको गोल्डस्टीन करना है, सही आंसर गोल्डस्टीन माना जाएगा, ठीक है। प्रोटॉन की खोज किसने की, गोल्डस्टीन या रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स एडविक ने। अरे किसने की थी, जेम्स एडविक ने। सारे प्रश्न याद करने लिखने हैं भाई, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 है दोस्तों, धमाकेदार वाले प्रश्न। प्रश्न संख्या 13 है, एलपीजी का पूरा नाम बताओ। ऑप्शन देखते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिनाक पेट्रोलियम गैस, लिनिक पेट्रोलियम गैस, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि एलपीजी का पूरा नाम बताओ। क्या होता है एलपीजी का पूरा नाम, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। तो 13 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और आपको यह भी याद रखना है कि एलपीजी को देखो हिंदी में क्या बोलते हैं, द्रवित पेट्रोलियम गैस। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं भाई, सारे प्रश्न द्रवित पेट्रोलियम गैस, ठीक है। लो जी, मैंने क्या बताया, एलपीजी का पूरा नाम लिक्विड पेट्रोलियम गैस या द्रवित पेट्रोलियम गैस। और आपको यह भी याद रखना है कि एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है, तो दोस्तों आपको याद रखना है ब्यूटेन। एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है, ब्यूटेन, जिसका सूत्र होता है C4H10। लो जी, सारे प्रश्न याद करने हैं दोस्तों। आपको यहां एक प्रश्न और याद करना है, सीएनजी। सीएनजी बोले तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, हिंदी में बोले तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। लो जी, सारे प्रश्न याद करने हैं, संपीड़ित प्राकृतिक गैस या कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और आपको यह भी याद रखना है कि सीएनजी का मुख्य घटक क्या होता है, मीथेन, ठीक है, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, CH4। लो जी, सारे प्रश्न याद करने, एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 14। देखिए प्रश्न संख्या 14 है, प्रदूषण के मुख्य कारक हैं। ऑप्शन देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, धुआं और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड से भी प्रदूषण या पोल्यूशन होता है, सल्फर डाइऑक्साइड से भी प्रदूषण होता है, धुआं से भी, उपरोक्त सभी। तो कौन सा आएगा, ये तो कॉमन सेंस का सवाल है। तो 14वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और आपको यहाँ एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट प्रश्न याद रखना है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। मेरे प्यारे भावी फौजियों, आपको सभी प्रश्न याद रखने हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। अरे कब मनाया जाता है, 5 जून को, याद रख लेना भाई, काफी इंपोर्टेंट बात है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 है, पानी का शुद्धतम रूप है। ऑप्शन देखते हैं, सतह का जल, समुद्री जल, वर्षा का जल, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि पानी का शुद्धतम रूप कौन सा होता है, वर्षा का जल, ठीक है, काफी इंपोर्टेंट बात है। तो 15 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और आपको यह भी याद रखना है कि जो वर्षा का जल है उसका पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। और आपको यह भी याद रखना है कि वर्षा का जल
जल विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। वर्षा का जल विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट बात। और आपको ये भी याद रखना है कि वर्षा के जल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन B12। वर्षा के जल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन B12। ठीक है, सारे पर्सन याद करने हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 16। देखिए पर्सन संख्या 16 है, धमाकेदार वाले पर्सन है। हाँ जी, पर्सन संख्या 16 है। ऐसे ही पर्सन आपके एग्जाम में आएंगे। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी के रूप में रहता है। किसके रूप में रहता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी? तरल के रूप में, बर्फ के रूप में, गैस के रूप में, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सबको याद है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी किसके रूप में रहता है? बर्फ के रूप में। तो 16वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सारे पर्सन याद करने हैं भाई। ठीक है, अब देखो यहाँ एक एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट पर्सन दे रहा हूँ आपको। ऐसे पूछा गया था आपकी इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम में ही कि बताओ ऐसा कौन सा पदार्थ है जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? ठोस में भी पाया जाता है, द्रव में भी पाया जाता है और गैस में भी पाया जाता है। तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल होगा। अरे सही बात है कि नहीं है? जल तीनों अवस्थाओं में होता है, ठोस में भी, द्रव में भी और गैस में भी। ये इंपोर्टेंट पर्सन है। और जल का अणुसूत्र क्या होता है? H2O। काफी इंपोर्टेंट बात है। ठीक है, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 17। देखिए पर्सन संख्या 17 है दोस्तों, धमाकेदार वाले पर्सन। सबसे कठोर पदार्थ है ग्रेफाइट, हीरा, फ्लोरीन, सोडियम। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? हीरा। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट बात। तो 17वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब देखो हीरे को पूरे को चीर-फाड़ कर देते हैं। हीरा विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। हीरा विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा होता है? ठीक है, काफी इंपोर्टेंट बात बता रहा हूं। कार्बन का सबसे शुद्ध रूप, कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा होता है? तो दोस्तों आपको याद रखना है कार्बन का सबसे शुद्ध रूप हीरा होता है। और आपको यह भी याद रखना है हीरा किसके कारण चमकीला होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, हीरा किसके कारण चमकता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा कैसा होता है? चमकीला होता है। और आपको एक पर्सन और याद रखना है कि हीरे का उपयोग कहां करते हैं? कांच काटने में। हीरे का उपयोग कहां करते हैं? कांच काटने में और आभूषण बनाने में। ठीक है, ये इंपोर्टेंट पर्सन आपको याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट जैसे ग्रेफाइट, ग्रेफाइट विद्युत की क्या होती है? सुचालक होती है। ठीक है, ये इंपोर्टेंट बात है। ग्रेफाइट का उपयोग कहां करते हैं? पेंसिल बनाने में करते हैं। लो जी, सारे पर्सन आपको याद रखने हैं। सारे पर्सन मैंने आपको बता दिए। ठीक है, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 18। देखिए पर्सन संख्या 18 है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। ऑप्शन देखते हैं, यकृत, पीयूष, अग्नाशय और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। ठीक है, यकृत को और क्या बोलते हैं? लीवर बोलते हैं। लो जी, तो 18वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब आपको एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट पर्सन दे रहा हूं। क्या? सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है कि यकृत का भार कितना होता है? तो यकृत का भार होता है दोस्तों वजन, जिसको बोला जाता है लगभग 1 से 1.5 किलो। 1 से 1.5 किलो। और आपको यह भी याद रखना है कि यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि यकृत का अध्ययन कहलाता है हिपेटोलॉजी। अरे यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है? हिपेटोलॉजी। और आपको यह भी याद रखना है दोस्तों, काफी इंपोर्टेंट बात है, धमाकेदार वाली बात है। आपने सुना होगा पित्तरस, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है बाइल जूस। पित्तरस या बाइल जूस। ठीक है, ये इंपोर्टेंट बात है। तो पित्तरस का निर्माण शरीर का कौन सा अंग करता है? यकृत या लीवर। ठीक है, और आपको यह भी याद रखना है कि अधिक अल्कोहल का सेवन करने पर शरीर का कौन सा अंग सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो यकृत या लीवर। कई ऐसी भ्रांतियां फैला रखे हैं कि सर मान लीजिए किसी के फतरी हो जाती है तो बियर पीने से, फतरी बियर पीने से निकल जाती है। पी के बेवड़े बन जाओगे लेकिन फतरी नहीं निकलेगी। गलत भ्रांतियां हैं। ठीक है, हाँ जी, तो आपको याद रखना है कि ये इंपोर्टेंट पर्सन जो मैंने आपको बताए वो आपको याद रखने हैं। आपको याद रखना है सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? पीयूष ग्रंथि। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी? पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथि। ठीक है, सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथि। कहां पाई जाती है? ये मस्तिष्क में पाई जाती है, माथे में, खोपड़ी में, टाट में। अग्नाशय, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है दोस्तों पेनक्रियाज। ठीक है, लो जी, आर्मी वाले जो पर्सन इंपोर्टेंट है वही बता रहा हूं। आपको याद रखना है शरीर के अंदर पाई जाने वाली मिश्रित ग्रंथि, एकमात्र मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय या पेनक्रियाज। धमाकेदार वाली बात है। और आपने सुना होगा जो इंसुलिन हार्मोन होता है ना, इंसुलिन हार्मोन, ये किस ग्रंथि के द्वारा निकलता है? ये अग्नाशय या पेनक्रियाज के द्वारा ही निकलता है। और आपको ये भी याद रखना है कि इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह या डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। मधुमेह या जिसको डायबिटीज बोलते हैं। ठीक है, ये सारे एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट पर्सन है जो आपको याद रखने हैं दोस्तों। लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 19, धमाकेदार वाले पर्सन। सारे एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट पर्सन है दोस्तों। देखिए इंद्रधनुष के रंग का क्रम है
ऑप्शन देखते हैं VIBJYOR, BGYORBI और GBIGYORB, और इनमें से कोई नहीं। तो इंद्रधनुष के रंग का क्रम क्या है? VIBJYOR। ठीक है, ये काफी इंपोर्टेंट बात है। प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना है? 7 रंगों से तो मिलकर बना है, तो 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब सर ये VIBJY विबग्योर जिसको बोला जाता है, ये क्या होता है? तो मैं आपको बता देता हूं। देखो VIBJYOR, अब मैं इसको पूरे को डिटेल से बता देता हूं। देखिए V का मतलब होता है दोस्तों वोइलेट। अरे क्या होता है? वोइलेट। ठीक है, क्या होता है? वोइलेट। और I का मतलब क्या होता है दोस्तों? काफी इंपोर्टेंट बात है। I का मतलब होता है इंडिगो। ठीक है, और B का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो आपको याद रखना है ब्लू। और G का मतलब क्या होता है दोस्तों? ग्रीन। G का मतलब क्या होता है? ग्रीन। और Y का मतलब क्या होता है दोस्तों? येलो। Y का मतलब क्या होता है? येलो। O का मतलब क्या होता है दोस्तों? ऑरेंज। ठीक है, और R का मतलब क्या होता है? रेड होता है। लो जी, प्रकाश कितने रंगों से? 7 रंगों से मिलकर बना है। वोइलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन और येलो, ऑरेंज और रेड। काफी इंपोर्टेंट बात है। ठीक है, वोयलेट बोले तो काफी इंपोर्टेंट बात है, आसमानी। क्या बोले रहे? आसमानी। ठीक है, आसमानी। और हाँ जी, बात करते हैं कौन सा? वोयलेट, सॉरी वोयलेट का तो आसमानी थोड़ी ना होता है, बैंगनी होता है। वोयलेट का मतलब तो क्या होता है? बैंगनी होता है। ठीक है, और आई का मतलब इंडिगो। इंडिगो का मतलब होता है आसमानी। इंडिगो का मतलब क्या होता है? आसमानी। ब्लू का मतलब कैसा होता है? नीला होता है दोस्तों। ठीक है, और ग्रीन का मतलब क्या होता है? हरा होता है। और येलो का मतलब क्या होता है? पीला। और ऑरेंज का मतलब कैसा होता है? काफी इंपोर्टेंट बात है, नारंगी कलर। ठीक है, ऑरेंज का मतलब नारंगी और रेड का मतलब लाल। ये काफी इंपोर्टेंट बात है दोस्तों। ठीक है, आपको पूछा भी जाता है कि प्रकाश निम्न में से, प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है, निम्न में से कौन सा रंग नहीं होता है? तो काला वाला ऑप्शन आता है। काला दिख रहा नहीं ना आपको? ठीक है, तो ये इंपोर्टेंट बात है दोस्तों, याद रखना है। सारे एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट पर्सन। ठीक है, तो 19वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बहुत सिंपल से पर्सन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो याद रखने हैं सारे। ठीक है, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या 20। देखिए पर्सन संख्या 20 है, फ़ारेनहाइट में मानव शरीर का सामान्य ताप है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। 90 डिग्री फ़ारेनहाइट, 94 डिग्री फ़ारेनहाइट, 97.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो दोस्तों आपको याद रखना है। देखिए आपको मैं बता देता हूं मनुष्य शरीर का तापमान। देखिए सेंटीग्रेड में बताऊं तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट में बताऊं तो 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है, और केल्विन में बताऊं तो 310 केल्विन। लो जी, सारे याद रखना है। क्या? मनुष्य शरीर का तापमान सेंटीग्रेड में 37 डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन में 310 केल्विन। ठीक है, बताओ फ़ारेनहाइट में पूछा है तो कौन सा होगा? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। लो जी, तो 20वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो गया। और आपको मैंने तो सेंटीग्रेड में बता दिया और केल्विन में भी बता दिया। और एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट पर्सन और आपको याद रखना है क्या? कि मनुष्य शरीर का तापमान कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है? तो क्या बताओगे? हाइपोथैलेमस। अरे क्या बताओगे? हाइपोथैलेमस। यही इंपोर्टेंट है कि मनुष्य शरीर का ताप नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी होती है? हाइपोथैलेमस। लो जी, धमाकेदार वाले पर्सन है। ठीक है, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं दोस्तों। पर्सन संख्या 21। पर्सन संख्या 21 है, कार्य की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन देखते हैं, जूल, वाट, न्यूटन और डाइन। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि कार्य की एसआई यूनिट या इकाई या मात्रक क्या होता है? जूल होता है। तो 21वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, ए हो जाएगा। और शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। ठीक है, ये सारे एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट पर्सन आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट देखिए पर्सन संख्या 22 है, सामान्यतः प्रोटीन में एमिनो अम्लों की संख्या है। ऑप्शन देखते हैं 21, 20, 25 और 30। तो सामान्यतः प्रोटीन में एमिनो अम्लों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। याद रख लेना भाई, काफी इंपोर्टेंट बात है। तो 22वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब देखो कुछ एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट पर्सन दे रहा हूं यहां से। क्या? जैसे आपने सुना होगा केसिन प्रोटीन किसमें होती है? तो दोस्तों आपको याद रखना है केसिन प्रोटीन किसमें पाई जाती है? तो दोस्तों आपको याद रखना है दूध में पाई जाती है। केसिन प्रोटीन किसमें? दूध में। आपने सुना होगा ओसिन प्रोटीन। ओसिन प्रोटीन किसमें होती है? तो दोस्तों आपको याद रखना है ओसिन प्रोटीन होती है हड्डियों के अंदर। अरे किसमें होती है? हड्डियों में होती है। मैंने क्या बताया? केसिन प्रोटीन किसमें? दूध में। ओसिन प्रोटीन किसमें?
हड्डियों में। एक आपने सुना होगा एक्टिन और मायोसिन, एक्टिन और मायोसिन, ये प्रोटीन कहाँ होती है, एक्टिन और मायोसिन। तो दोस्तों आपको याद रखना है मांसपेशियों में। अरे किसमें, मांसपेशियों में पाई जाती है कौन कौन सी प्रोटीन, एक्टिन और मायोसिन। सारे पर्सन आपको याद रखने हैं दोस्तों। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या देखिए, पर्सन संख्या काफी इंपोर्टेंट और काफी धमाकेदार वाले पर्सन। पर्सन संख्या 23 है। देखिए पर्सन संख्या 23 है। मधुमेह रोग किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है? ऑप्शन देखते हैं, एड्रिनलिन, थाइमोसिन, इंसुलिन और थायरोक्सिन। तो मधुमेह रोग किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है? अभी तो बताया था पीछे, इंसुलिन हार्मोन। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है जो अग्नाशय ग्रंथि होती है ना, अग्नाशय, जिसको पेनक्रियाज भी बोला जाता है, अग्नाशय ग्रंथि, जिसको इंग्लिश में दोस्तों बोला जाता है पेनक्रियाज। क्या बोला जाता है? पेनक्रियाज। और आपको यह भी याद रखना है जो अग्नाशय ग्रंथि शरीर में पाई जाने वाली एकमात्र मिश्रित या मिक्स्ड ग्लैंड होती है। और आपको यह भी याद रखना है दोस्तों कि इस अग्नाशय की जो बीटा कोशिकाएं, अग्नाशय में 3 प्रकार की कोशिकाएं, अल्फा, बीटा और दोस्तों आपको याद रखना है एक डेल्टा। ठीक है, अग्नाशय में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, अल्फा, बीटा और डेल्टा। अल्फा कोशिकाओं द्वारा अगर आपको याद रखना है ग्लूकेगोन हार्मोन स्रावित होता है, और बीटा कोशिकाओं द्वारा इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है, और डेल्टा कोशिकाओं द्वारा आपको याद रखना है सोमेटोस्टेटिन। अरे कौन सा? सोमेटोस्टेटिन हार्मोन स्रावित होता है। मैंने क्या बताया कि अग्नाशय में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, अल्फा, बीटा और डेल्टा। अल्फा कोशिकाओं द्वारा ग्लूकेगोन, बीटा कोशिकाओं द्वारा इंसुलिन और डेल्टा कोशिकाओं द्वारा सोमेटोस्टेटिन। और इन तीनों कोशिकाओं के समूह को बोला जाता है लैंगरहैंस के द्वीप। बहुत धमाकेदार वाला पर्सन, आग लगाने वाला पर्सन। मेरे प्यारे भावी फौजियों, आपको याद रखना है, बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है कि लैंगरहैंस के द्वीप किस ग्रंथि से संबंधित है? तो क्या बताएंगे? अग्नाशय या पेनक्रियाज। काफी इंपोर्टेंट पर्सन है। ठीक है, अब मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि अगर किसी व्यक्ति में इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाएगी तो उसके अंदर कौन सा रोग हो जाएगा? मधुमेह या डायबिटीज हो जाएगा। ठीक है, लो जी सारे पर्सन। अब आपको तो पहले तो यही पता था कि सर अग्नाशय ग्रंथि द्वारा इंसुलिन हार्मोन, लेकिन अब आपको यह भी पता लग गया कि अग्नाशय में भी कौन सी कोशिकाओं द्वारा? बीटा कोशिकाओं द्वारा इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है, लो जी। तो 23वें का करेक्ट आंसर क्या ठोकर है? सी ठोका। लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या 24। पर्सन संख्या 24 है दोस्तों, धमाकेदार वाले पर्सन। शक्ति की इकाई है, ऑप्शन देखते हैं, जूल, वाट, वोल्ट और न्यूटन। तो दोस्तों आपको यहाँ वोल्ट नहीं होगा, क्या होगा? वाट। तो शक्ति इकाई क्या होती है? वाट होती है। काफी इंपोर्टेंट बात। तो 24वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट पर्सन बहुत सारे हैं। ठीक है, शक्ति बराबर क्या होता है? देखो शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय। कार्य बटा समय मतलब सर ये बोला जा सकता है क्या कि कार्य करने की दर, कार्य करने की दर क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। काफी इंपोर्टेंट बात। कार्य का मात्रक जूल, समय का मात्रक सेकंड। तो बताइए क्या हो गया? शक्ति का मात्रक क्या हो गया? जूल प्रति सेकंड। और इसको कॉमन रूप से क्या बोला जाता है? वाट बोला जाता है। सारे प्रश्न आपको याद करने हैं भाई। ठीक है, तो कार्य करने की दर क्या कहलाती है? शक्ति, और शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट। तो 24वें का करेक्ट आंसर बी माना जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या 25। पर्सन संख्या 25 है। मनुष्य का रक्तचाप होता है, ऑप्शन देखते हैं, 120 से 80, 200 से 30, 300 से 140, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको याद रखना है मनुष्य का रक्तचाप, जिसको ब्लड प्रेशर या बीपी भी बोला जाता है, कितना होता है? 120 से 80 mmHg। 120 से 80 mmHg। लो जी, सारे पर्सन आपको याद करने हैं। तो 25 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। अब यहाँ एक एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट पर्सन, क्या एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट पर्सन ये है दोस्तों कि रुधिर दाब का मापन करने के लिए, रुधिर दाब का मापन करने के लिए डॉक्टर कौन सा उपकरण काम में लेता है? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि रुधिर दाब का मापन करने के लिए डॉक्टर कौन सा उपकरण काम में लेता है? स्पिग्मोमेनोमीटर। कौन सा है? स्पिग्मोमेनोमीटर। लो जी, सारे एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट पर्सन, एक भी पर्सन साइंस का गलत नहीं होगा इस बार। ठीक है, रुधिर दाब का मापन करने वाला उपकरण कौन सा है? स्पिग्मोमेनोमीटर। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या 26। पर्सन संख्या 26 है।
ओजोन का सूत्र है? ऑप्शन देखते हैं O2, O3, O4, O6। तो ओजोन का सूत्र क्या है? O3। तो 26वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और दोस्तों आपको ये भी याद रखना है विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? सारे एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट पर्सन, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? लो जी, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है 16 सितंबर। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस या विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। और आपको यह भी याद रखना है क्या कि जो ओजोन है ये ऑक्सीजन का अपरूप है। किसका अपरूप है? ऑक्सीजन का अपरूप है। लो जी, ऑक्सीजन का अपरूप है। सारे पर्सन आपको याद रखने हैं दोस्तों, सारे एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट पर्सन संख्या 27। पर्सन संख्या 27 है एक अश्व शक्ति किसके बराबर होती है? ऑप्शन देखते हैं 746, 750, 850 और 1024। तो एक अश्व शक्ति किसके बराबर होती है? 746 वाट के बराबर। ठीक है, ये काफी इंपोर्टेंट बात है। कभी कभार दोस्तों इस एक अश्व शक्ति को इंग्लिश में दे देता है एक हॉर्स पावर। एक हॉर्स पावर, लो जी, एक हॉर्स पावर किसके बराबर होती है? 746। वही पर्सन है लेकिन लैंग्वेज को घुमा दिया। ठीक है दोस्तों, तो 27वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 28। देखो धमाकेदार वाले पर्सन है भाई। पर्सन संख्या 28 है ऊष्मा का सुचालक नहीं है। ऑप्शन देखते हैं तांबा, चांदी, लकड़ी और लोहा। तो देखिए ऊष्मा का सुचालक नहीं है। ठीक है, ये काफी इंपोर्टेंट बात है। तो लकड़ी ऊष्मा की सुचालक थोड़ी ना है, लकड़ी ऊष्मा की क्या है? कुचालक है। लो जी, और आपको ये तो याद ही रखना है क्या, जैसे तांबा, चांदी और लोहा ये तो धातुएं हैं और धातुएं तो विद्युत की क्या होती है? अच्छी चालक होती है। ठीक है, तो 28 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और दोस्तों आपको यह भी याद रखना है कि तांबे का प्रतीक क्या होता है? Cu, चांदी का प्रतीक Ag और लोहे का प्रतीक Fe। और आपको यह भी याद रखना है कि विद्युत की सबसे अच्छी चालक, विद्युत तथा, देखो 2% बता रहा हूं एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट, विद्युत तथा ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु कौन सी होती है? तो क्या बताने वाले हो? चांदी बताने वाले हो। क्या बताने वाले हो? चांदी, जिसका प्रतीक क्या होता है? Ag। लो जी, सारे पर्सन याद करने हैं भाई, एक भी पर्सन गलत नहीं करना आपको। ठीक है, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 29। देखिए पर्सन संख्या 29 है निम्न में से कौन सा स्तनधारी है जिसका सर्वप्रथम क्लोन किया गया वह नाम डोली था? ऑप्शन देखते हैं भेड़, कुत्ता, गाय और सुअर। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि कौन सा स्तनधारी है जिसका सर्वप्रथम क्लोन किया गया वह नाम डोली था। कौन थी? भेड़ थी वो। ठीक है, तो 29वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। लो जी, काफी इंपोर्टेंट बात। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 30। देखो पर्सन संख्या 30 है मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन देखते हैं हुमर्स, अस्थिमज्जा, फीमर और कमर की हड्डी। तो बताओ मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर। ठीक है, कहां पाई जाती है? रे जांग में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? जांग में। तो 30वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब मैं आपको इंपोर्टेंट 4% दे रहा हूं जो आपको याद रखना है बस। ठीक है, क्या? मनुष्य शरीर की सबसे छोटी हड्डी, मनुष्य शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? बताओ फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि मनुष्य शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। तो दोस्तों आपको याद रखना है स्टेपीज। अरे कौन सी होती है? स्टेपीज। कहां पाई जाती है? कान में पाई जाती है। लो जी, काफी इंपोर्टेंट बात। मनुष्य शरीर की सबसे लंबी हड्डी, मनुष्य शरीर की सबसे लंबी हड्डी, लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो दोस्तों आपको याद रखना है फीमर। अरे कौन सी होती है? फीमर। कहां पाई जाती है? जांग में पाई जाती है। दोस्तों आपको याद रखना है मनुष्य शरीर की सबसे मजबूत हड्डी, मनुष्य शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहां होती है? बताओ मनुष्य शरीर की सबसे मजबूत हड्डी। नाम है दोस्तों मैंडिबल और पाई जाती है जबड़े में। अरे यस या नो? कहां पाई जाती है? देखो जबड़े में। नाम क्या है? बताओ मैंडिबल। तो मनुष्य शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी? मैंडिबल। कहां पाई जाती है? जबड़े में पाई जाती है। लो जी, हम कभी भी ऐसे नहीं बोलते किसी का तेरा जबड़ा तोड़ दूंगा, ऐसे बोलते हैं तेरी हड्डी पसलियां एक कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि जबड़ा टूटता ही नहीं, घंटा तोड़ेगा। हाँ जी, तो मनुष्य शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? मैंडिबल। कहां पाई जाती है? जबड़े में। और आपको 1% और भी याद रखना है, क्या? मनुष्य शरीर की सबसे लंबी, आप लैंग्वेज को सुनना भाई, सबसे लंबी व मजबूत हड्डी, सबसे लंबी व
मजबूत हड्डी। अगर ऐसे प्रश्न आता है कि सबसे लंबी व मजबूत हड्डी कौन सी है, तो वहां मैंडिबल नहीं होगा, वहां क्या होगा, फीमर होगा। अरे क्या होगा, फीमर, वही जो जांग में पाई जाती है। कितने प्रश्न याद करें, मनुष्य शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज कहां पाई जाती है, कान में। मनुष्य शरीर की सबसे लंबी हड्डी कहां पाई जाती है, फीमर, जांग में। मनुष्य शरीर की सबसे मजबूत हड्डी मैंडिबल कहां पाई जाती है, जबड़े में। और मनुष्य शरीर की सबसे लंबी व मजबूत हड्डी फीमर, जो कहां पाई जाती है, जांग में पाई जाती है। सारे प्रश्न याद रखने हैं भाई। और एक वयस्क मनुष्य में कुल हड्डियों की संख्या 206, बच्चों में 300। हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी। हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों, ऑस्टियोलॉजी। सारे प्रश्न याद करें, हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी। लो जी, धमाकेदार वाले प्रश्न। प्रश्न संख्या 31, प्रश्न संख्या 31 पे चलते हैं। देखिए काफी धमाकेदार वाले प्रश्न। हाँ जी, पुरुष हार्मोन है, ऑप्शन देखते हैं, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, एड्रेनलिन और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पुरुष हार्मोन कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट बात है। अरे ये जो टेस्टोस्टेरोन है शरीर के किस अंग में बढ़ता है, वर्सन, टेस्टिस के अंदर। ठीक है, हाँ जी, आपका जैसे ये पेनिस है, हाँ जी ये पेनिस बना दिया, और ये जो ये लटके हुए है ना, ये हाँ ये वर्सन है, टेस्टिस है। ठीक है, इनमें क्या बनता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनता है। और इस हार्मोन की वजह से पुरुष में पुरुष वाले लक्षण आते हैं, कैसे दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज का भारी होना, शरीर पर बाल आना, और थोड़ा विवेक, हाँ ना, व्यवहार थोड़ा एग्रेसिव होना। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है। तो पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है, और इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण शरीर का कौन सा अंग करता है, वृषण या टेस्टिस। ठीक है, जो एक जोड़ी होती है मेल के अंदर। लो जी, काफी इंपॉर्टेंट बात है, सारे प्रश्न याद रखने हैं भाई। तो 31 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 32, धमाकेदार वाले प्रश्न। देखिए, सिरके में अम्लीय प्रकृति किसके कारण होती है, ऑप्शन देखते हैं, सिट्रिक एसिड, गंधक एसिड, सोरे एसिड, एसिटिक एसिड। तो सिरके में अम्लीय प्रकृति किसके कारण होती है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक एसिड। बता दिया ना भाई, काफी इंपोर्टेंट बात है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि सिरके में अम्लीय प्रकृति किसके कारण होती है, क्योंकि सिरका के अंदर एसिटिक अम्ल पाया जाता है, एसिटिक एसिड पाया जाता है। तो 32 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और एसिटिक एसिड का सूत्र होता है CH3COOH। लो जी, सारे प्रश्न याद करने हैं भाई। ठीक है, तो 32 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 33। प्रश्न संख्या 33 है, ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या है, ऑप्शन देखते हैं, हर्ट्ज, मेगा, डेसिबल और वाल्ट। तो ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या है, डेसिबल है। काफी इंपोर्टेंट बात है। तो 33 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा रे, सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 34। प्रश्न संख्या 34 है, प्राथमिक रंग होते हैं, ऑप्शन देखते हैं, लाल, गुलाबी, काला, लाल, गुलाबी, पीला, लाल, हरा, नीला, पीला, बैंगनी, नीला। एक ट्रिक याद रख लेना, कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। प्राथमिक रंग है ना, उनको याद करने की एक ट्रिक है, कौन सी रहे, हनीला। अरे कौन सी है, नीला, हनीला। ठीक है, हरा, नीला और लाल। समझ में आई बात, एक ट्रिक याद रखनी है प्राथमिक रंग याद करने की, हरा, नीला और लाल। बताओ कौन सा है, हरा, नीला और लाल, एक ही ऑप्शन है। तो 34 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सारे प्रश्न याद करने हैं भाई। ठीक है, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न संख्या 35। प्रश्न संख्या 35 है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, ऑप्शन देखते हैं, होमो इरेक्ट्स, होमो सेपियंस, होमो बिलोस, मेंजीफेरा इंडिका। तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सेपियंस। सबको पता है भाई, सारे आप क्या हो, होमो सेपियंस ही तो 35 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है रे, मेंजीफेरा इंडिका, मेंजीफेरा इंडिका। ठीक है, अब एक एग्जाम में आपके ये भी पूछा गया था कि चाय का वैज्ञानिक नाम क्या है। ठीक है, वैज्ञानिक नाम दोस्तों आपके लिए मैंने कंप्लीट है ना बना के अच्छा सा वीडियो अपलोड कर दिया, आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। दोस्तों अगर कोई वैज्ञानिक नाम से रिलेटेड आपके एग्जाम में प्रश्न आता है तो उस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा, आप प्लेलिस्ट में जाके देखो, एक बार रिवीजन लगाओ फटाफट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तो बता देता हूँ कि चाय का वैज्ञानिक नाम क्या है, कैमेलिया साइनेंसिस। ठीक है, कैमेलिया साइनेंसिस। या आपके एक सेंटर के अंदर एग्जाम थी, उसमें पूछा गया था कि चाय का वैज्ञानिक नाम बताओ, तो कैमेलिया साइनेंसिस याद रखना है। ठीक है, कॉफी का होता है कोफिया अरेबिका। कॉफी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, कोफिया अरेबिका। सारे प्रश्न याद करने हैं भाई दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 36।
प्रश्न संख्या 36 है, मसूड़ों में खून आना किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन देखते हैं, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन के। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि मसूड़ों में खून आना किस विटामिन की कमी से होता है? अरे मसूड़ों में खून आना किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से। क्यों? क्योंकि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। और स्कर्वी रोग में दांत और मसूड़ों में क्या आता है दोस्तों? दांत व मसूड़ों में खून आता है दोस्तों। दांत व मसूड़ों में क्या आता है? खून आता है। तो मसूड़ों में खून आना किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से। ठीक है। अरे विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, रात में कम दिखाई देता है, नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। तो पूछा जाता है कि बताओ रतौंधी रोग कौन से विटामिन की कमी से? विटामिन ए की कमी से। अरे विटामिन डी की कमी से भी याद रखना है, एक तो रिकेट्स रोग होता है, ठीक है, एक तो रिकेट्स और एक होता है ओस्ट्रियोमलेशिया। कौन सा रहे? ओस्ट्रियोमलेशिया। सारे पर्सन याद करने हैं भाई, धमाकेदार वाले पर्सन हैं, सारे इंपोर्टेंट और एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट पर्सन। देखो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स और ओस्ट्रियोमलेशिया। रिकेट्स को बोला जाता है सूखा रोग। अरे क्या बोला जाता है? सूखा रोग। ये बच्चों में होता है, ठीक है, ये बच्चों में होता है रिकेट्स रोग। और ये ओस्ट्रियोमलेशिया किस में होता है? तो ये वयस्कों में होता है। और दोनों ही में क्या होता है? दोनों ही रोग में क्या होता है? हड्डियां मुलायम व क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है। हड्डियां मुलायम व कमजोर हो जाती है। हड्डियां मुलायम व कमजोर हो जाती है। लो जी, धमाकेदार वाली बात। मतलब कहने की ये बात है कि रिकेट्स रोग में हड्डियां प्रभावित होती है और ओस्टियोमलेशिया में हड्डियां प्रभावित होती है। एग्जाम में पूछा गया है कि रिकेट्स में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होती है? हड्डियां। लो जी, धमाकेदार वाली बात। नेक्स्ट विटामिन के, इसमें भाई साहब रक्त का थक्का देरी से बनता है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का देरी से बनता है। काफी इंपॉर्टेंट बात है। कभी कभार आपके चोट लग जाती है ना, तो ऐसे पपड़ी सी जम जाती है 4-5 मिनट में, और जिसके विटामिन के की कमी रहेगी उसमें 10-15 मिनट के बाद में जमेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो विटामिन के है ये रक्त का थक्का बनाने में काम में आता है। ठीक है, सारे प्रश्न याद करें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्रश्न संख्या 37। देखिए प्रश्न संख्या 37 है, धमाकेदार वाले प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न संख्या 37 है, सामान्य मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन देखते हैं, 36, 46, 48 और 47। तो सामान्य मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 46। ठीक है, अब गुणसूत्रों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। ये प्रश्न ऐसे भी घूम के आ जाता है कभी कभार कि मनुष्य में कुल कितने क्रोमोसोम? 46 होते हैं भाई। कैसे भी घुमा तू, मेरा प्रश्न गलत नहीं होगा चाहे से। ठीक है, तो देखो मनुष्य के अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने जोड़े रहे? 23 जोड़े। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि मनुष्य के अंदर कुल कितने जोड़े पाए जाते हैं? 23 जोड़े गुणसूत्रों के पाए जाते हैं। तो टोटल कितने हो गए? 46 हो गए ना। सही बात है कि नहीं? अब आपको एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट प्रश्न देता हूं। देखो, एक तो होता है नर और एक होती है मादा। नर और मादा। अरे नर ने के बोले लड़का, लड़का, ठीक है, और मादा ने के बोले लड़की। अगर फिर भी समझ में ना हो तो नर का मतलब होता है छोरा और लड़की का मतलब छोरी। ठीक है, क्या बता रहे हैं? देखो, नर लड़का छोरा, मादा लड़की छोरी। ठीक है, नर और मादा, लड़का और लड़की में 46 गुणसूत्र होते हैं ना, 23 जोड़े होते हैं। उनमें 22-22 जोड़े, 22-22 जोड़े किसके अंदर है? नर और मादा के अंदर समान होते हैं दोनों। 22-22 जोड़े दोनों में समान हो गए, तो टोटल कितने हो गए बताओ? 44 हो गए ना। अरे सही बात है कि नहीं? 22-22 जोड़े नर और मादा में, लड़का और लड़की में समान है। किसमें से? 23 जोड़ों में से। 23 जोड़ों में से 22-22 जोड़े नर और मादा में समान है, तो टोटल 44। इनको बोला जाता है दोस्तों ऑटोसोम। अरे क्या बोला जाता है? ऑटोसोम। या हिंदी में बोला जाता है दोस्तों अलिंग गुणसूत्र। क्या बोला जाता है? अलिंग गुणसूत्र। और इसकी टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? इसकी टोटल संख्या हो जाएगी, काफी इंपोर्टेंट बात है, इसकी टोटल संख्या हो जाएगी 44। प्रश्न पूछा गया आपकी एग्जाम के अंदर कि मनुष्य में कुल कितने ऑटोसोम या अलिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं? 44। ठीक है, अब एक जोड़ा डिफरेंट हो गया, जिसमें नर में तो दर्शाते हैं एक्स और वाई और मादा में दर्शाते हैं एक्स एक्स। इसको बोला जाता है दोस्तों एलोसोम। क्या बोला जाता है? एलोसोम। और हिंदी में बोलते हैं दोस्तों लिंग गुणसूत्र। अरे क्या बोलते हैं? लिंग गुण सूत्र। ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, मैंने क्या बताया कि एक जोड़ा डिफरेंट होता है, जिसमें नर में तो एक्स वाई और मादा में एक्स एक्स से, इसको क्या बोला जाता है? एलोसोम या लिंग गुणसूत्र। और टोटल कितने हो गए? तो टोटल हो गए 2 हो गए, एक्स वाई और एक्स एक्स। हाँ जी, ये प्रश्न भी पूछा गया आपके एग्जाम में कि मनुष्य के अंदर कुल कितने एलोसोम या लिंग गुणसूत्र? तो 2 हो गए ना।
तो 44 और 2 कितने हो गए, 46 हो गए। अरे सही बात है कि नहीं। अब आपको ये भी देखो, एक्स वाई, नर में 2 तरह के शुक्राणु बनते हैं, नर में शुक्राणु बनते हैं, ठीक है, एक्स और वाई 2 तरह के शुक्राणु बनते हैं, और मादा में सारे अंडे एक्स एक्स, सारे अंडे एक्स एक्स होते हैं। आपको ये भी याद रखना है दोस्तों, काफी इंपोर्टेंट बात है, क्या, देखो यहां से एक्स आएगा तो पहले वहां से एक्स मौजूद है, तो एक्स एक्स मतलब लड़का होगा या लड़की, तो लड़की होगी, और यहाँ अगर वाई जा रहा है तो वहां पहले से एक्स मौजूद है, एक्स वाई हो जाएगा, तो क्या होगा, लड़का होगा। तो संतान का जो लिंग निर्धारण होता है वो हमेशा किसके गुणसूत्र से निर्धारित होता है, पिता के गुणसूत्र से। ये काफी इंपोर्टेंट बात है, काफी बार पूछा गया है कि संतान का लिंग निर्धारण हमेशा किसके गुणसूत्र से निर्धारित, पिता के गुणसूत्र से निर्धारित, ठीक है। अब दोस्तों एक महिला के एक लड़का भी हो सकता है, एक लड़की भी, 2 लड़कियां 2 लड़के, या 2 लड़कियां 2 लड़कियां भी हो सकती है, 3 लड़कियां और 3 लड़के भी हो सकते हैं, 6 लड़कियां और 2 लड़के भी हो सकते हैं। वो तो माहौल के अकॉर्डिंग है, कैसा क्या माहौल बनाती है वो, ठीक है। अगर मान लीजिए वो क्या नसबंदी नहीं कराती है तो चाहे 20 निकाल लो, क्या दिक्कत है, आप में जोर है तो, सही बात है कि नहीं। हाँ, तो अब ये बताना चाह रहा हूँ काफी इंपोर्टेंट बात, ये काफी अच्छी बात है दोस्तों, इस जो रैंडम प्रोसेस है कि लड़का होगा या लड़की, लेकिन क्या संतान का जो लिंग निर्धारण हमेशा पिता या पुरुष के गुणसूत्र से निर्धारित होता है, ये काफी इंपोर्टेंट बात है, ठीक है। अब भाई साहब ये नहीं, नर को पता हो कि हाँ भाई साहब पहले एक्स भेजना है, तो ऐसे माहौल बना देगा वो, तो हाँ भाई साहब एक्स, एक बार एक्स रुक जाओ, इस बार वाई जाओ, एक्स जाओ, ये रैंडम प्रोसेस होता है, नर की क्या बात है। हाँ, नर पे इसका किसी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं होता है, ऐसे तो रोक रोक के फिर भेजेगा, ऐसे तो फिर लड़कियों की संख्या गायब हो जाएगी, समझ में आई बात। और हमेशा आपको एक बात याद रखनी है, लड़कियां उन्हीं के घर पैदा होती है जो भाग्यशाली होते हैं, समझ में आई बात। और आपको दोस्तों ये भी देखा गया कि कई जैसे जो जिनमें ऐसे आज भी भारत के अंदर ऐसे गांव हैं, ऐसे जिनके अंदर आज भी शिक्षा का अभाव है, एजुकेशन का अभाव है, तो अगर किसी महिला के मान लीजिए लड़की और ये लड़का नहीं हो रहा है, तो उस महिला को इतना टॉर्चर किया जाता है कि वो सुसाइड तक कर लेती है, समझ में आई बात। और कई लोग क्या होते हैं कि जैसे मान लीजिए लड़की और ये लड़का नहीं हो रहा है, तो बाबा जी के चक्कर काटे हैं, और बाबा जी की लिस्ट जाने में बड़ी बड़ी, समझ में आई बात। तो ये गॉड गिफ्ट है दोस्तों, लड़का होगा या लड़की, इस मेंटेलिटी को अपने को थोड़ा दूर करना चाहिए समाज के अंदर, क्योंकि ये समाज के अंदर एक तरह का आपको पता है कि एक हेट जिसको बोलते हैं नफरत पैदा करती है ऐसी सोच समाज के अंदर, तो इसको हटाना है अपने को, समझ में आई बात। हाँ जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 38। देखिए पर्सन संख्या 38 है धमाकेदार वाले पर्सन। मानव में चर्म का रंग किससे बनता है, अरे चर्म का मतलब होता है त्वचा, ठीक है, त्वचा का रंग किससे बनता है, हीमोग्लोबिन से, इंसुलिन से, एडिनलिन से और मेलानिन से। तो बताओ त्वचा को रंग प्रदान करने वाला वर्णक कौन सा है, मेलानिन, ठीक है, घूम के आ गया पर्सन। तो 38 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और आपको ये भी पर्सन याद रखना है, काफी इंपोर्टेंट बात, कि त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है, डर्मेटोलॉजी। अरे त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है, डर्मेटोलॉजी। और आपको ये भी याद रखना है दोस्तों कि शरीर का सबसे बड़ा अंग, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन होता है, त्वचा होती है, ठीक है, काफी इंपोर्टेंट बात। और आपको हीमोग्लोबिन ये किस में पाया जाता है, रक्त में पाया जाता है, और रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, इस हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। और हीमोग्लोबिन में एक धातु पाई जाती है जिसका नाम क्या है, आयरन। सारे प्रश्न याद करने हैं भाई, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 39। देखिए पर्सन संख्या 39 है, न्यूटन ने गति के कितने नियम दिए थे, ऑप्शन देखते हैं 1, 2, 3 और 4। तो भाई साहब न्यूटन ने गति के कितने नियम दिए थे, 3। काफी इंपोर्टेंट बात, देखो न्यूटन की गति का प्रथम नियम, न्यूटन की गति का प्रथम नियम जिसको बोला जाता है दोस्तों जड़त्व का नियम। अरे क्या बोला जाता है, जड़त्व का नियम। सारे प्रश्न याद रखने भाई, न्यूटन की गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम। न्यूटन की गति के द्वितीय नियम, न्यूटन की गति का जो द्वितीय नियम था इसको बोला जाता है दोस्तों संवेग संरक्षण का नियम। क्या बोला जाता है, संवेग संरक्षण का नियम, संवेग संरक्षण का नियम। और आपको यह भी याद रखना है कि न्यूटन की गति का जो तृतीय नियम है, न्यूटन की गति का जो तृतीय नियम है इसको बोला जाता है दोस्तों क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्या बोला जाता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। लो जी, सारे प्रश्न आपको याद रखने हैं। क्या बताया, क्या कि न्यूटन ने गति के कितने नियम दिए, 3। कौन कौन से, न्यूटन की गति का प्रथम नियम जिसको जड़त्व का नियम बोलते हैं, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम जिसे संवेग संरक्षण का नियम बोलते हैं, न्यूटन की गति का तृतीय नियम जिसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है, ठीक है, काफी इंपोर्टेंट बात। नेक्स्ट पर्सन संख्या 40। देखिए पर्सन संख्या 40 है, हाँ जी,
व्हेल एक है। व्हेल क्या है? रेप्टाइल है, एम्फीबियन है, स्तनधारी है, या इनमें से कोई नहीं? अच्छा प्रश्न है देखो। हाँ, तो ब्लू व्हेल एक प्रकार की क्या है? जलीय स्तनधारी प्राणी है। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट बात। तो 40वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सारे प्रश्न याद करने हैं भाई। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 41। प्रश्न संख्या 41 है देखो, मरीचिका प्रकाशीय दृष्टि भ्रम होने का मुख्य कारण है। ऑप्शन देखते हैं। प्रकाश विक्षेपण, प्रकाश अपवर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको याद रखना है, मरग मरीचिका, मरग मरीचिका जिसको क्या बोला जाता है? हाँ जी, प्रकाशीय दृष्टि भ्रम। जब आप गर्मियों में सड़क पर चलते हो तो आपको दूर से ऐसे दिखता है कि वहां पानी है, लेकिन एक्चुअल में वहां पानी नहीं होता है। ठीक है, आपको प्रकाशीय दृष्टि भ्रम होता है। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है? मरग मरीचिका। और ये मरग मरीचिका बनने का कारण क्या है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। काफी इंपोर्टेंट बात है भाई। ठीक है, याद रख लेना। तो 41वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आपको याद रखना है, जो मरग मरीचिका या मरीचिका जो प्रकाशीय दृष्टि भ्रम होता है, गर्मियों के दिनों में सड़क पर पानी का भ्रम होता है, एक्चुअल में पानी नहीं होता है। ये प्रकाश की किस घटना से संबंधित है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित घटना है। ठीक है, तो 41वें का करेक्ट आंसर क्या माना जाएगा? सी माना जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या देखिए, धमाकेदार वाले प्रश्न है। प्रश्न संख्या 42। देखो कितने अच्छे अच्छे प्रश्न है। यूरेनियम 92 235 में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? ऑप्शन देखते हैं। 235, 92, 327 और 143। तो दोस्तों आपको याद रखना है, जो भी नए बच्चे हैं, देखो यूरेनियम में न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं आपको याद रखना है। कोई भी तत्व होता है ना, जैसे मान लीजिए एक्स तत्व है, इसको जेड एक्स ए से प्रदर्शित करते हैं। जेड एक्स ए से मतलब नीचे हमेशा उसके परमाणु क्रमांक रहेंगे और ऊपर द्रव्यमान संख्या रहेगी। बस आपको याद करना है। अब सर हमारे को तो न्यूट्रॉन निकालना है, तो न्यूट्रॉन निकालने का सूत्र है ए माइनस जेड। ए माइनस जेड, काफी इंपोर्टेंट बात है। ठीक है, तो बताओ, मतलब द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक घटा दो, एक ही बात है। ठीक है, सिंपल सी। क्या कि किसी भी तत्व को आप जेड एक्स ए से दर्शाते हो, और अगर आपको न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है, उसकी द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक घटा दो। तो बताओ, एक ऊपर है ना, तो बताओ एक कहाँ है? ये है ना 235। तो आप 235 के अंदर कितना घटा दोगे? 92 घटा दोगे, तो कितना आ जाएगा? 143 आ जाएगा। समझ में आई बात? तो यूरेनियम 92 235 में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 143। तो 42वें का करेक्ट आंसर क्या माना जाएगा? डी माना जाएगा। सारे एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई। क्या अब आप जैसे किसी भी तत्व के अंदर न्यूट्रॉन की संख्या निकाल लो, आपको अगर द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक दे रहे हैं, दोस्तों आपको यह भी याद रखना है, काफी बार पूछा गया है कि परमाणु क्रमांक को किस अंग्रेजी अक्षर के द्वारा दर्शाते हैं? जेड से। और द्रव्यमान संख्या को किस अंग्रेजी अक्षर के द्वारा दर्शाते हैं? ए से। लो जी, सारे प्रश्न याद करने हैं भाई। ठीक है, अब जैसे अगर आपको पूछे 2He4 में न्यूट्रॉन की संख्या, तो 4 में से 2 घटा दो, कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। 1H1 में पूछे कि 1H1 में न्यूट्रॉन की संख्या बताओ, द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक घटा दो, 1 - 1 करोगे तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। लो जी, काफी इंपोर्टेंट बात है। किसी भी तत्व में आप न्यूट्रॉन की संख्या निकाल सकते हो। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या देखिए, धमाकेदार वाले प्रश्न है। प्रश्न संख्या 43। हाँ जी, प्रश्न संख्या 43 है। बंद कमरे में एक कार्यरत फ्रिज का दरवाजा खोलने पर कमरे के तापमान पर क्या परिवर्तन होगा? ऑप्शन देखते हैं। बढ़ेगा, घटेगा, कोई प्रभाव नहीं, बर्फ पड़ना शुरू होगा। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि बंद कमरे में एक कार्यरत फ्रिज का दरवाजा खोलने पर कमरे के तापमान पर क्या परिवर्तन होगा? बढ़ेगा। ठीक है, याद कर लेना भाई। तो 43वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 44। देखिए, प्रश्न संख्या 44 है। धातु बिजली तथा ताप का अच्छा सूचालक है। कौन सी धातु जो बिजली और ताप की अच्छी क्या है? सूचालक है। कौन सा आएगा? चांदी, पोटेशियम, तांबा और सोडियम। बताइए कौन सा होगा? चांदी होगी ना। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट बात है। तो 44वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आपको याद रखना है कि बिजली और ताप की अच्छी सूचालक धातु कौन सी है? चांदी है। समझ में आई बात? और चांदी का प्रतीक क्या होता है? Ag होता है। लो जी, और सोने का Au होता है। सारे प्रश्न याद करने हैं आपको। पोटेशियम का प्रतीक क्या होता है? P होता है। ठीक है, कई के बोलते हैं, P नहीं होता, सही बात है। पोटेशियम का प्रतीक क्या होता है? Ke होता है। और फास्फोरस का P होता है। तांबे का Cu होता है। सोडियम का Na होता है। समझ में आई बात? और पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 होता है।
और सोडियम का 11 होता है। सारे प्रश्न याद करने हैं भाई। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 45। थर्मामीटर में क्या चीज ताप को दर्शाती है? शीशा, पारा, चांदी, सोना। तो थर्मामीटर देखा आपने, उसके अंदर क्या चीज ताप को दर्शाती है? पारा ही तो ताप को दर्शाता है। सही बात है कि नहीं है? तो 45 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और पारे का प्रतीक Hg, पारे का प्रतीक क्या होता है? Hg। और आपको यह भी याद रखना है कि पारे की अधिकता से, पारे को मरकरी भी बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? मरकरी। पारा या मरकरी की अधिकता से कौन सा रोग होता है? मिनी माता रोग होता है। कौन सा रोग होता है? मिनी माता रोग होता है। ये एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट प्रश्न है जो आपको याद है रखना है। ठीक है दोस्तों। अब देखो शीशा का प्रतीक क्या होता है? Pb, ये याद रखना आपको। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 46। प्रश्न संख्या 46 है, रक्त में पाया जाने वाला प्रतिस्कंदन पदार्थ है। ऑप्शन देखते हैं, फाइब्रिनोजन, हिरुडीन, हिपेरिन और थ्रोम्बिन। तो रक्त में पाया जाने वाला प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है? हिपेरिन है। समझ में आई बात? तो 46वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सर ये प्रतिस्कंदक पदार्थ का मतलब? भाई साहब आपका जो रक्त है ना, ये रक्त वाहिनियों में बह रहा है, ये जमता क्यों नहीं है? ये इसलिए नहीं जमता क्योंकि आपकी रक्त वाहिनियों के अंदर क्या पाया जाता है? हिपेरिन। ये रक्त वाहिनी में रक्त को जमने से रोकता है। काफी इंपोर्टेंट बात। तो रक्त में पाए जाने वाला प्रतिस्कंदक पदार्थ, देखो प्रतिस्कंदक का मतलब होता है जमना, प्रति का मतलब जमने से रोकने वाला पदार्थ, हिपेरिन। समझ में आई बात? और हिपेरिन का निर्माण शरीर का कौन सा अंग करता है? लीवर या यकृत करता है। ये भी एक एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट प्रश्न है जो आपको याद है रखना है। फाइब्रिनोजन, ये रक्त में पाई जाने वाली रक्त प्रोटीन है जिसका कार्य होता है रक्त का क्या बनाना? थक्का बनाना। लो जी। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 47। देखिए प्रश्न संख्या 47 है, धमाकेदार वाले प्रश्न है दोस्तों सारे। दो समतल दर्पण समांतर रखे हो तो कुल कितने प्रतिबिंब बनेंगे? ऑप्शन देखते हैं, शून्य, अनंत, समान और सभी। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि दो समतल दर्पण समांतर रखे हो तो कुल प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? अनंत होगी। ठीक है। तो 47वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सारे प्रश्न याद करने हैं, लैंग्वेज काफी इंपोर्टेंट है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 48। कृत्रिम वर्षा कराने में किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन देखते हैं, AgI, AgNO3, N2O, CaO। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि कृत्रिम वर्षा कराने में किसका उपयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का। ठीक है। AgI, सिल्वर आयोडाइड। लो जी, सिल्वर आयोडाइड। धमाकेदार वाले प्रश्न है भाई। ठीक है। तो कृत्रिम वर्षा कराने में किसका उपयोग होता है? सिल्वर आयोडाइड का, जिसका सूत्र होता है AgI। तो 48वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 49। सिलिकॉन है, ऑप्शन देखते हैं, चालक, अर्धचालक, कुचालक, इनमें से कोई नहीं। तो सिलिकॉन क्या है दोस्तों? एक प्रकार का अर्धचालक है। ठीक है। तो 49वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 49वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 50। छत्रक क्या है? ऑप्शन देखते हैं, कवक, फल, पत्ती, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों छत्रक एक प्रकार का कवक है। ठीक है। तो 50वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो दोस्तों आज मैंने इस वीडियो में आपको हल कराया स्पेशल इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम के लिए जनरल साइंस के टॉप 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों ये सभी प्रश्न आपकी आने वाली इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों इन प्रश्नों के बाद कुछ भी नहीं आएगा। आप इन सभी प्रश्न को अपनी कॉपी के अंदर लिखें और बार बार रिवीजन लगाएं। दोस्तों इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा ईमानदारी से शेयर करें सभी ग्रुपों में। दोस्तों अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो आप सभी ग्रुपों में ईमानदारी से एक एक ग्रुप में आप सभी मेरे प्यारे भावी फौजी इस वीडियो को शेयर कर दें। और सभी मेरे प्यारे भावी फौजी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना नहीं भूले कि आपके 50 में से कितने % सही हुए। सभी मेरे प्यारे भावी फौजी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे भाई, जरूर करेंगे कि 50 में से कितने % सही हुए। दोस्तों मेरा यही उद्देश्य है कि मैं 1 लाख से अधिक फौजी बनाऊं और बना के रहूंगा। दोस्तों आपका सिलेक्शन मेरे लिए सर्वोपरि है और मैं आपके लिए हमेशा मेहनत ऐसे ही करता रहूंगा दोस्तों। और यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा
दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसा बना आशियाना, तो बोली बढ़नी पड़ती उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो दोस्तों जब एक चिड़िया घोंसला बनाती है तो कई बार उसके मुंह से तिनका गिर जाता है, लेकिन उसका उद्देश्य यही रहता है कि मेरे को घोंसला बनाना है। अगर आपका उद्देश्य भी सिलेक्शन है तो दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है जो आपका सिलेक्शन रोक सकती है। मेहनत करना है, अच्छे से मेहनत करना है। और दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो कि आपके 50 में से कितने % सही है। और दोस्तों इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। भारत के किसी भी कोने में अगर कोई बच्चा इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम की तैयारी करे तो उस तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए दोस्तों। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।